गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है ह्यूमन हेल्थ एंड रिप्रोडक्शन, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है? स्वास्थ्य एक ऐसी स्थिति है जब कोई भी व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से क्या हो, बिल्कुल स्वस्थ हो। ठीक है, उसको फिजिकल रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, दिमागी रूप से भी और सामाजिक रूप में से भी इसको स्वस्थ होना चाहिए। यानी वो समाज में कोई उपद्रव्य न फैला रहा हो। यदि कोई समाज में लड़ाई झगड़ा करता है तो उसे भी हम बीमार ही मानेंगे। ठीक है, हेल्थ जो होती है, स्वास्थ्य 3 प्रकार से प्रभावित होता है। एक तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आनुवंशिक रोग। आनुवंशिक रोग जो होते हैं वो पेरेंट्स से बच्चों में आते हैं। दूसरा होता है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो संक्रमण के द्वारा आप तक पहुंचती है, आपको इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा है लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, यानी कि आप किस प्रकार से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। अगर आप रात को देर तक उठे रहते हैं, सुबह लेट में उठते हैं, या आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, तो ये सब आपके लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, और ये आपकी हेल्थ को प्रभावित करेंगे। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, यानी संक्रमण से होने वाली बीमारियां हैं, तो संक्रमण कौन कौन करता है ह्यूमन में? बैक्टीरिया हैं, जीवाणु, वायरस, विषाणु, फंगस, कवक, प्रोटोजोआ और परजीवी, पैरासाइट यानी परजीवी। ठीक, अब हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ डिजीज़ के बारे में बात करते हैं। बीमारियां जो होती हैं 2 प्रकार से होती है। एक होती है कॉन्जेनाइटल यानी जन्मजात, और दूसरी होती है एक्वायर्ड यानी प्राप्त की गई। जो जन्मजात होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक जेनेटिक डिसऑर्डर जो आपके आनुवंशिक रूप से आपको प्राप्त होता है, और दूसरा होता है वातावरणीय डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर में एक क्या होता है, सिंगल जीन म्यूटेशंस, मतलब आपको मैंने पीछे पढ़ाया था, जीन में परिवर्तन होने से जो बीमारियां होती हैं उसमें आपका क्या है, आपका एनीमिया है, हीमोफीलिया है, ये सब जो है जन्मजात होती है और जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ये जीन में होने से, और क्रोमोसोम्स में अगर हो जाए तो सिंड्रोम्स हो जाते हैं, ये मैंने आपको पढ़ाया है। एनवायरमेंटल डिसऑर्डर्स क्या है? क्लिफ्ट पैलेट। क्लिफ्ट पैलेट क्या होता है कि जो कुछ बच्चे क्या होते हैं, जब वो भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो उनकी माँ कुछ ऐसा खा लेती है कि उससे जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो बच्चे का जो ऊपर का तालू होता है वो फट जाता है, मतलब वो पूरा बना नहीं रहता है। ठीक है, तो जब बच्चा पैदा होता है तो फटे हुए तालू के साथ पैदा होता है। तालू मतलब आपके मुंह का ऊपरी भाग, जबड़े का अंदर की ओर से भाग। तो क्यों हुआ है? वातावरण का प्रभाव पड़ा, माँ ने कुछ ऐसा खाया, कुछ ऐसी दवाइयाँ खाई। ठीक है, दूसरा एक्वायर्ड डिजीज़। एक्वायर्ड डिजीज़ यानी जो प्राप्त की जाती हैं, आप उनको जो है वातावरण से लेते हो। तो ये 2 प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल यानी संक्रमित होने वाली, फैलने वाली बीमारी, और नॉन कम्युनिकेबल मतलब जो फैलती नहीं है। कम्युनिकेबल बीमारियों में क्या क्या है आपका, जैसे विषाणु से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, प्रोटोजोआ से होने वाली, कवक से होने वाली, और वॉर्म्स, कीड़ों से होने वाली बीमारियाँ। ठीक, नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपका एलर्जी है, कैंसर है। ठीक है, या शरीर में किसी चीज़ की कमी हो जाए, विटामिन ए की कमी हो जाए, बी की कमी हो जाए, तो उसे डिफिशियंसी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कमी से होने वाले डिसऑर्डर। ठीक है, और है ऑर्गेनिक और डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे शरीर में ये भी आपका जो है किसी चीज़ की कमी से होने वाले बीमारियाँ, लेकिन ये फैलती नहीं है। ठीक है, कैंसर किसी को हो जाए, कैंसर फैलता नहीं है। किसी को अगर एलर्जी है तो वो फैलेगी नहीं। किसी के बॉडी में किसी तत्व की कमी हो जाए तो वो उसी तक ही रहेगी, वो फैलेगी नहीं। ठीक है, तो एक्वायर्ड को आपने 2 पार्ट्स में पढ़ना है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल को हम हिंदी में संक्रामक, और नॉन कम्युनिकेबल को हम असंक्रामक कह देते हैं। डिजीज़ की जहाँ बात आई है तो सबसे पहले मैं कैंसर और एड्स को करना चाहूँगी। देखिए, कैंसर और एड्स दोनों बीमारियाँ वायरस से होती है, विषाणु से होती है। ठीक है, अभी हमारा कोरोना जो डिजीज़ कोविड-19 जो फैला हुआ है वो भी हमारा क्या है, एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वो पैंडेमिक हो चुका है, पूरे विश्व में फैल चुका है। तो कैंसर क्या है? कैंसर की अगर मैं परिभाषा आपको बताऊं, कैंसर अनकंट्रोल्ड डिवीज़न ऑफ सेल, यानी कि कोशिकाओं का
विभाजन ज़रूरी होता है कोशिका में, ठीक है, लेकिन अगर वो अनकंट्रोल हो जाए, उसका नियंत्रण खो जाए, उसे हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। अगर सेल्स का डिवीजन अनकंट्रोल हो जाए तो उसको हम कैंसर कहते हैं। कैंसर क्यों होता है? कैंसर के 2 कारण होते हैं। एक तो कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस होते हैं। कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस यानी कैंसर करने वाले पदार्थ, ठीक है। तो कार्सिनोजेनिक पदार्थ कई प्रकार के हो सकते हैं आपके, जैसे फिजिकल, केमिकल। अब फिजिकल में आपके क्या आती हैं, जैसे एक्सरेज है, गामा रेज है, ठीक है। और केमिकल में आपका आ जाता है तंबाकू, अल्कोहल, कोल माइन यानी कोयले से निकलने वाला जो धुआं होता है, पॉल्यूशन, प्रदूषण भी हमारे में कैंसर कारक हो सकता है। बायोलॉजिकल जो यौगिक है या बायोलॉजिकल जो चीज़ है जो हम पे कैंसर करती है, वायरस है। कौन से वायरस है? रोज सार्कोमा वायरस, आपको नाम याद रखना है, रोज सार्कोमा वायरस। और दूसरा है EBV, ठीक है, एप्सेंस, EPSENS, एप्सेंस बार वायरस। तो ये 2 वायरस होते हैं जो अगर व्यक्ति के शरीर में आ जाए तो कैंसर उत्पन्न कर सकते हैं, और ये भी कारण होता है। तो एक मेनली हम वायरस को ही इसका कारण नहीं कह सकते हैं, प्राकृतिक और भी कारण है जो कैंसर बॉडी में कर देते हैं, ठीक। दूसरा, कैंसर के अध्ययन को हम ऑन्कोलॉजी कहते हैं, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसमें मैंने डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल एंड कैंसरस सेल, ठीक। देखिए, जो नॉर्मल सेल होती है उसमें जो सेल डिवीजन होता है वो कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है। कैंसर सेल में सेल डिवीजन कंट्रोल में नहीं होता है या अनकंट्रोल हो जाता है। नॉर्मल सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रेजेंट होता है। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, मैं भी समझाती हूँ आपको। देखिए, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को हिंदी में कहते हैं संस्पर्श संदमन। देखिए क्या होता है कि जैसे ये सेल की लेयर है, ठीक है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, तो इनका स्पेस फिक्स है, ये एक दूसरे के कांटेक्ट में रहती हैं, और जब ये एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं तो ये एक दूसरे को अनियंत्रित विभाजन नहीं करने देती हैं। नॉर्मल सेल्स में क्या होता है कि जब कोशिका एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो ये एक दूसरे को विभाजित नहीं होने देती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, यानी संपर्क में आने पर उनको विभाजित होने से रोकना। लेकिन कैंसर सेल में ये नष्ट हो जाता है, यहाँ कोई भी किसी का कहना नहीं मानती है कोई भी सेल, और बेलगाम जो है वो क्या करती है, विभाजित होने लगती है और लेयर की लेयर बना लेती है इस तरीके से, ठीक। इनमें भिन्नन उपस्थित होता है। भिन्नन क्या होता है, जैसे हमारी सेल्स है तो हमारी सेल को पता है कि मुझे इस समय जो है, अगर मुझे मैं वृद्धि हुई है तो वृद्धि होने के बाद मुझे क्या बनाना है, मुझे आँखों की पुतली बनानी है, मुझे स्किन बनानी है। ऐसा तो नहीं कि हमारे स्किन की सेल विभाजित हो रही है और उससे बाल बन रहे हैं, ऐसा नहीं होता ना, या हमारी स्किन की सेल विभाजित हो रही है उससे दांत बन रहे हैं, नहीं। तो वो डिफ्रेंशिएट करती हैं अपने को कि हमें क्या बनना है, हमारा काम क्या है। लेकिन कैंसर सेल में ऐसा नहीं होता है, कैंसर सेल डिफ्रेंशिएट नहीं करती है खुद को, बस ये एक मास बनाते चली जाती है, यानी मास मतलब बहुत सारी सेल बनती चली जाती हैं, वो किसी काम के लिए विभाजित नहीं होती है कि वो अपना आकार कुछ बना ले। नॉर्मल सेल का जो लाइफ है, जीवन है, वो फिक्स होता है, कैंसर सेल का जीवन फिक्स नहीं होता है, ठीक है। एक गुण है एपोप्टोसिस, ठीक है। एपोप्टोसिस का गुण का मतलब होता है कि प्रत्येक सेल की जो नॉर्मल सेल होती है उसकी डेथ निश्चित होती है कि इसने इतने टाइम बाद नष्ट हो जाना है, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, इनमें भिन्नन उपस्थित है, इनमें कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता है, इनमें एपोप्टोसिस का गुण होता है। एपोप्टोसिस मैंने आपको बताया कि एक नियोजित मृत्यु, यानी प्लान्ड होता है कि सेल को अब हमें डेड करना है सेल को, ठीक है। लेकिन कैंसर सेल्स में ऐसा नहीं होता है। देखिए, कैंसर का कारण क्या होता है, हमारे जैसे नॉर्मल सेल है तो हमारे सेल में माना यह जाता है कि ऑन्कोजीन्स होते हैं जो कि निष्क्रिय अवस्था में होते हैं, सप्रेस्ड अवस्था में होते हैं, तो उनको प्रोटो ऑन्कोजीन कहते हैं, प्रोटो ऑन्कोजीन, ठीक है। प्रोटो ऑन्कोजीन क्या है, निष्क्रिय है। और यहाँ पे एक सप्रेस्ड जीन है, सप्रेसर जीन है। सप्रेसर जीन यानी सप्रेस मतलब दबाने वाला जीन है, और ये जीन इसको ऑन्कोजीन में नहीं बदलने देता। आपको ये बात यहाँ ध्यान रखनी है, प्रोटो ऑन्कोजीन यानी जो निष्क्रिय है और ऑन्कोजीन यानी जो सक्रिय है।
तो ये सप्रेसर जीन जो होता है ये प्रोटो ऑन्कोजीन को सक्रिय नहीं होने देता है, और जैसे ही कोई कार्सिनोजेनिस सब्सटेंस आता है, कैंसर उत्पन्न करने वाला पदार्थ आता है, वो इसको नष्ट कर देता है, ठीक है, सप्रेसर जीन को, और ये प्रोटो ऑन्कोजीन में बदल जाता है। और जहाँ ही ऑन्कोजीन में बदल जाता है तो सेल अनकंट्रोल ग्रोथ करने लगती है और ये कैंसर या ट्यूमर बना लेती है। देखिए, कैंसर के कारण जो अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है उसको हम ट्यूमर कह देते हैं। क्लियर। अब ट्यूमर दो प्रकार का होता है, एक होता है बेनाइन ट्यूमर, बेनाइन, और एक होता है मैलिग्नाइट, ठीक है, मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बेनाइन ट्यूमर को हिंदी में सुदुम कह देते हैं और उसको दुर्दुम कह देते हैं। सुदुम क्या होता है कि ये कैंसर, ये जो ट्यूमर होता है, ट्यूमर यानी कोशिकाओं का एक समूह जिसमें अनियंत्रित वृद्धि हो गई है। तो बेनाइन ट्यूमर क्या होता है कि एक बॉडी के किसी पार्ट में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, और जब वो वहाँ पे इकट्ठा हो जाता है तो वो आसपास की कोशिकाओं को दबाना शुरू करता है, तब हमें परेशानी होनी शुरू होती है। अदरवाइज़ ये ज़्यादा हमें नुकसान नहीं पहुँचाता है। जैसे किसी के मस्तिष्क में अगर ट्यूमर सेल बनने लग गई है तो वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाएगी और गोला जैसा बना लेगी। उसके बाद हो सकता है आपके मस्तिष्क में जाके वो आपके किसी भी तंत्रिका को दबाने लगे और उस बॉडी के उस पार्ट में आपको दर्द होना शुरू हो जाए या वो डैमेज होना शुरू हो जाए, ठीक है। वहीं मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये एक जगह पे इकट्ठा नहीं होता है, बल्कि इसकी कोशिकाएं क्या करती हैं, शरीर में अलग अलग जगह पहुंच जाती है रक्त के माध्यम से। ये एक जगह पे इकट्ठी नहीं होती हैं, ये रक्त के माध्यम से शरीर के विभिन्न ऊतकों में चली जाती हैं और ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं मनुष्य को, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है मेटास्टैटिस, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है। पीछे मैंने मेटामॉर्फोसिस आपको बताया था, यहाँ मैं मेटास्टैटिस आपको बता रही हूँ। मेटास्टैटिस पूछा जाता है, मेटास्टैटिस क्या है। मेटास्टैटिस का मतलब होता है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर स्टार्ट माइग्रेटिंग फ्रॉम वन एरिया टू अदर थ्रू ब्लड और लिम्फेटिक सिस्टम, यानी जो हमारा मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू हो जाता है। किसके माध्यम से? रक्त या लसिका के माध्यम से, और दूसरी जगह पे जाके दूसरा ट्यूमर बनाने लगता है। तो इसको हम कहते हैं मेटास्टैटिस, ठीक है। ये ज़्यादा हार्मफुल होता है, ख़तरनाक होता है। अब कैंसर को हम कैसे डिटेक्ट और डायग्नोसिस करेंगे? कैंसर को पहचानने के लिए जो चीज़ें हैं, पहला बायोप्सी या इसको कहते हैं हम हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। बायोप्सी शरीर के उस भाग की जाती है जहाँ हमें लगता है कि यहाँ कैंसर तो नहीं हो गया, तो शरीर के उस भाग के ऊतक को लेके हम ऊतक की जांच करते हैं। एक्सरे से भी हम कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं। सिटी स्कैन हम करते हैं, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सिटी स्कैन का पूरा नाम क्या है? कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ठीक। एमआरआई हम करते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। एमआरआई का फुल फॉर्म है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, ठीक है। और तो अगला है एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस, ठीक है। ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें हमें लग रहा है कि कैंसर के प्रति स्पेशल एंटीबॉडीज़ बनी है, तो ये भी कैंसर को टेस्ट करने का क्या है, तरीका है। अब ट्रीटमेंट क्या है कैंसर का? कैंसर का ट्रीटमेंट है तो सर्जरी करनी पड़ती है, बॉडी के उस पार्ट का ऑपरेशन करना पड़ता है, या रेडिएशन थेरेपी हम कहते हैं। इसमें हम जो है विकिरण, विभिन्न प्रकार की विकिरण होती हैं, वो उस पोर्शन पे डालते हैं, ठीक है। उसी रेडिएशन के कारण आपने देखा होगा कैंसर पेशेंट के सारे बाल क्या होते हैं, झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। इम्यूनोथेरेपी में हम अल्फा इंटरफेरॉन देते हैं। इंटरफेरॉन जैसे एंटीबॉडीज़ होती हैं बैक्टीरिया के लिए, ऐसे ही वायरस के लिए इंटरफेरॉन होते हैं, ठीक। कीमोथेरेपी में हम ड्रग्स देते हैं, दवाइयाँ देते हैं। और अब मिक्स चलन हो गया रेडियो प्लस कीमो, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी, यानी इसको रेडिएशन भी देते हैं और ड्रग्स भी देते हैं। अब कई प्रकार का कैंसर होता है, तो जैसे इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं। ल्यूकेमिया कहते हैं हम ब्लड कैंसर को, और सार्कोमा हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को, यानी जो बोन्स में हो जाता है, हड्डियों में हो जाता है, पेशियों में हो जाता है, उसको सार्कोमा कहते हैं। कार्सिनोमा कहते हैं जो एपिथेलियल सेल में हो जाता है, यानी स्किन में जो कैंसर हो जाता है। अब मोस्ट कॉमन कैंसर क्या है? मोस्ट कॉमन कैंसर आपके जैसे महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, यूट्राइन कैंसर, यूट्रस का कैंसर, गर्भाशय का कैंसर और लंग कैंसर। मेल में होता है प्रोस्टेट का कैंसर, प्रोस्टेट ग्रंथि जो उनमें पाई जाती है, और कोलोरेक्टल कैंसर। कोलोरेक्टल कैंसर का मतलब जो
आँत से संबंधित ये कैंसर है, ये भी बहुत कॉमन होता है। और लंग कैंसर तो खैर जो लोग तंबाकू वगैरह लेते हैं उनको लंग कैंसर हो जाता है। तो ये सब था आपका कैंसर के बारे में। नेक्स्ट है एड्स। एड्स के बारे में आपने बहुत सुना है। एड्स को हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। ये सिंड्रोम मतलब ये इसमें ग्रुप्स ऑफ डिजीज़ होती हैं, ये मतलब बहुत सारी बीमारी आदमी को हो जाती है, इसलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। एड्स की पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं कि इसको ये हो गया तो इसको एड्स है। एड्स में सारी बीमारियाँ आपको हो सकती हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोम कहते हैं। इसको सबसे पहले 1981 में देखा गया, रिपोर्ट किया गया, ठीक है। और ये एक क्रॉस स्पीसीज़ बैरियर, यानी ये क्रॉस स्पीसीज़ बैरियर का मतलब है किसी को भी हो सकता है। सबसे पहले ये बंदर में आया था और बंदर से ये इंसानों में आया, तो ये किसी जाति में भी हो सकता है। फर्स्ट इन मंकी देन इन ह्यूमन, पहले ये बंदरों को हुआ और बंदरों से ये इंसानों को हुआ, ठीक है। ये HIV का क्या है आपका, एड्स का वायरस है जिसको हम HIV कह देते हैं, ठीक है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, ठीक है। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये एक रिट्रो वायरस है। क्या है? रिट्रो वायरस, ठीक है। रिट्रो वायरस का मतलब होता है ऐसा वायरस जिसमें RNA पाया जाता है, आपको याद रखना है। तो आप देखिए इसके अंदर सिंगल स्ट्रैंड RNA है, ये प्रोटीन का कैप्सिड है, ठीक है। और इसके बाहर ये ग्लाइकोप्रोटीन का एक खोल बना हुआ है, ठीक है। और ये हाईली म्यूटेंट होता है, चेंजेबल होता है, इसमें उत्परिवर्तन होता है और ये अपने को परिवर्तित करता रहता है। जैसे आपका कोरोना वायरस है, वो भी म्यूटेंट है, वो अपना रूप बदल रहा है लगातार, ठीक है। अब ये फैलता कैसे HIV? आप जानते हो कि इन्फेक्टेड पर्सन से सेक्सुअल कांटेक्ट करने पर, या कोई व्यक्ति है जिसको कैंसर है, एड्स है, उसका ब्लड आपके अंदर पहुंच गया, तो ये ब्लड प्रोडक्ट से भी पहुंचता है, ठीक है। और इन्फेक्टेड नीडल्स अगर आपने यूज़ कर ली, किसी को एड्स है और उसकी इस्तेमाल की हुई सुई आपने कर ली, और सुई ज़्यादातर नशा करने के लिए यूज़ करते हैं लोग, एक ही नीडल से नशा करते हैं उसमें ड्रग्स भर के, तो कई लोग उसको यूज़ करते हैं और गलती से एक को HIV पॉजिटिव हो गया, हो रहा हो, और तो वो सबको ही फैल जाता है, ठीक है। मदर से, अगर मदर को HIV है तो उसके बच्चे को ये हो सकता है थ्रू प्लेसेंटा के थ्रू। और जो है ये ज़्यादा सेक्सुअल डिजीज़ है, अगर मल्टीपल सेक्स पार्टनर किसी के होते हैं तो उसको ये फैलने का खतरा होता है। ये कौन कौन से फ्लूइड से फैलता है? फ्लूइड कॉन्टेक्ट से फैलता है, ब्लड से, अगर इन्फेक्टेड व्यक्ति का ब्लड आपके शरीर में पहुंच जाए, सीरम, स्लाइवा, लार और स्पर्म, अगर ये HIV पॉजिटिव व्यक्ति के किसी दूसरे के शरीर में चले जाएं तो उसको HIV पॉजिटिव या एड्स उसको हो सकता है। अब इसमें HIV की एक लाइफ साइकिल बताई गई है जिसे उसका इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड यानी उद्भासन काल, यानी वो किसी के शरीर में प्रवेश करने के बाद, ठीक है, किसी के अंदर अगर HIV का वायरस पहुंच चुका है तो ज़रूरी नहीं कि वो तुरंत जो है HIV के लक्षण उत्पन्न कर दे। हो सकता है कि 10 साल बाद उस व्यक्ति को HIV के लक्षण आने शुरू हों, ठीक है। HIV पॉजिटिव होना का मतलब एड्स नहीं होता है। HIV पॉजिटिव यानी वो आपके अंदर आ चुका है। एड्स लास्ट स्टेज होती है जब आप बिल्कुल उसने आपके पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को वो ख़त्म कर चुका होता है। तो चलिए इसके उद्भासन काल को समझते हैं। पहले ये है, मैंने HIV का वायरस बनाया है, मैंने आपको बताया था इसके बॉडी के बाहर जो है, ये मैंने अभी यहाँ पे दिखाया था आपको, इस प्रकार की संरचना होती है ग्लाइकोप्रोटीन के बने, इस प्रकार के इसके बॉडी के बाहर ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इसको बड़े हेल्पफुल होते हैं। इसमें CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर होते हैं, CCR5 प्रोटीन रिसेप्टर, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये किसके अंदर इन्फेक्ट किसको करता है, किसी अगर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में आ गया तो ये जाके अटैक करता है हमारे शरीर की प्रतिरक्षा कोशिकाओं पे, जो हमारे शरीर की सुरक्षा कर रही हैं, यानी हमारे शरीर की जो सिपाही होते हैं ना, उन्हीं को सबसे पहले नष्ट करती है। तो ये जाती है मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस बृहदाणु बोलते हैं, आपको बस नाम याद रखिए आप, मैक्रोफेजेस, ठीक है। मैक्रोफेजेस आपकी WBC से बनती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं वो आपस में मिलके एक बड़ी सी सेल बना लेती है जो हानिकारक
बैक्टीरिया वगैरह को मारती है। ठीक, दूसरा है CD4 सेल। CD4 सेल या इसको टी हेल्पर सेल भी कहते हैं। CD4 इसको ऐसे लिखते हैं CD4 या टी हेल्पर सेल, हेल्प करती हैं। अगला है डेंड्रिटिक सेल। डेंड्रिटिक सेल, ये 3 सेल हैं, ये हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं, आपको उनके नाम याद रखने। तो ये जा कर के ना इनको ही इन्फेक्टेड करता है। अब सपोज ये हमारी मैक्रोफेज है, ये मैक्रोफेज के अंदर सारे क्या आ गए, HIV के वायरस आ गए। ठीक है, अब मैक्रोफेज अपना काम करना छोड़ देती है। मैक्रोफेज का काम क्या है कि शरीर में कोई बैक्टीरिया आ रहा है तो उसको मारना है, लेकिन ये अपना काम भूल गई। अब ये क्या काम कर रही है, ये इस वायरस की संख्या को बढ़ा रही है। कैसे बढ़ाती है अभी मैं नेक्स्ट बताऊंगी आपको, केवल याद रखना HIV वायरस इसके अंदर RNA है, और ये अब ये इसके अंदर मैक्रोफेज के अंदर या CD4 सेल के अंदर या डेंड्रिटिक सेल के अंदर आपके क्या बन गए, सारे वायरस के पार्टिकल तैयार हो गए। वायरस ने इनको अपने काम पे लगा दिया कि आप मेरी संख्या बढ़ाओ, यानी इसने हमारी सेल को अपना काम नहीं करने दिया, और ये यहाँ 2-3 महीने तक आराम से रहते हैं। ठीक है, लगभग 1-2 साल तक ये क्या होते हैं, आराम से यहाँ रहते हैं, किसी में 5 साल, किसी में 10 साल। उसके बाद अब धीरे धीरे क्या होती है, हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र की कोशिकाएं हैं वो सारी की सारी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। ठीक है, वो अपना काम ही नहीं करी। तो अगर हमारे शरीर में गलती से सपोज TB का बैक्टीरिया घुस गया, ठीक है, ट्यूबरकुलम का बैक्टीरिया घुस गया, तो हमें TB हो जाएगी और हम ठीक ही नहीं होंगे। हमें सर्दी जुकाम तो बिल्कुल ऐसे पकड़ लेगा जैसे डेली, हम उससे भी नहीं बच पाएंगे। हमें ये क्या कहते हैं, पेचिस स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हम खाना जो खाते हैं उसमें कई प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र उनको नष्ट करता है, लेकिन वो भी हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है ही नहीं, तो हमें एक नॉर्मल बीमारी भी डेली होने लगेगी। धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो T सेल है, मैक्रोफेज या डेंड्रिटिक सेल है, ये फट जाती हैं। ये क्या होती हैं, फट जाती हैं, और ये वायरस फिर क्या होते हैं, ब्लड के द्वारा और अन्य T4 सेल या मैक्रोफेज डेंड्रिटिक सेल के अंदर पहुंचते हैं और सबको नष्ट करते हैं। धीरे धीरे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र पूरा ख़त्म होता है। अगर हम अपने ब्लड के टेस्ट कराएं तो ये सेल CD4 सेल, मैक्रोफेज, ये बिल्कुल 0 पे पहुंच चुकी होंगी, और इस स्थिति को हम कहते हैं एड्स होना, जब हमारे प्रतिरक्षा तंत्र की सारी सेल नष्ट हो जाती हैं। तो ये मैंने आपको बताया HIV का जो है, एड्स विषाणु का जीवन चक्र इस प्रकार से चलता है। ठीक है, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि सिम्टम्स जो है 5 या 6 साल बाद आते हैं। ठीक है, अब रेट्रोवायरस किस प्रकार से हमारी बॉडी में काम करता है। सपोज़ ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में आप T4 सेल ले लीजिए या मैक्रोफेज ले लीजिए, ये रेट्रोवायरस है, इसके अंदर RNA होता है। इस RNA में इसके पास होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो मैंने आपको बार बार बात करी थी। तो ये वायरल इन्फेक्ट करता है नॉर्मल सेल को, इसका RNA अंदर आता है, इसमें ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये वायरल RNA है। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम इस RNA को DNA में बदल देता है। देखिए ये कितना स्मार्ट है, इसने अपने RNA को DNA में बदल दिया अपनी ही एंजाइम से, कुछ नहीं चाहिए इसको, हमारा कुछ नहीं ले रहा अभी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इसी के पास है, RNA इसी के पास है, अपना DNA बना लिया, बस और क्या चाहिए। DNA हमारे DNA में जुड़ जाएगा। एंटीग्रेज एंजाइम्स कट करता है ह्यूमन DNA को, और ये हमारे DNA में जुड़ जाता है, और हमारे DNA में जुड़ने के बाद ये अपने DNA बनाना स्टार्ट करता है, अपना मैसेंजर RNA बनाएगा, क्योंकि हमारे DNA से तो मैसेंजर RNA बनेगा। अब इससे मैसेंजर RNA बना तो इसका मैसेंजर RNA भी बना, हमारी प्रोटीन बनी, इसकी प्रोटीन भी बनी। ठीक है, इसने क्या करा कि अपने RNA भी सेफ रखे और अपनी प्रोटीन भी सेफ रखी। ठीक है, क्योंकि RNA बनते जाएंगे और प्रोटीन बनती जाएगी, और इस प्रोटीन को ये कुछ RNA को ही अपनी प्रोटीन से कवर कर लेगा, कुछ RNA इसको ही अपनी प्रोटीन से कवर कर लेगा, और नए वायरस बन गए, नए रेट्रोवायरस बन गए। फिर इसकी सेल वॉल फटेगी, ये T4 सेल है ना, ये तो मैंने एक सेल बना के आपको दिखा, ये फटेगी, फिर ये दूसरे सेल को इन्फेक्ट करेगा। समझ गए आप इसकी क्रियाविधि। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स क्या है, फ्लू लाइक इलनेस, आपको जो है जुकाम बुखार रहेगा, पेचिस रहेगी, वेट लॉस होगा आपका। ठीक है, लेट सिम्टम्स क्या होता है, धीरे धीरे और बड़े सिम्टम्स आएंगे, आपकी जो गर्दन में लसीका गांठें हैं वो बड़ी हो जाएंगी,
ठीक है। आपको ट्यूमर्स से लक्षण दिखने लगेंगे, जगह जगह आपके लिम्फ जो है वो फूल जाएंगे, आपको लगातार बॉडी में इन्फेक्शन होने लगेगा, बैक्टीरिया का, वायरस का, फंगस का। बैक्टीरिया मतलब आपको टाइफाइड, निमोनिया, ऐसी कॉमन बीमारियाँ लगातार होती रहेंगी। इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, पहचाना कैसे जाता है? ब्लड टेस्ट करते हैं, उसमें CD4 काउंट देखते हैं कि CD4 सेल्स का नंबर कितना है। वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक इसके लिए की जाती है। एलिजा टेस्ट होता है इसके लिए। एलिजा का फुल फॉर्म क्या है? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोरवेंट एसे। PCR टेक्निक हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसकी रोकथाम क्या है? देखो, नाको, WHO, NGO, ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या कहते हैं? अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल। लोगों को जागरूक करिए, किस प्रकार ये फैलता है, उन चीज़ों से दूर रहिए, तो ही इससे बचाव है, ठीक है। स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड की जांच की जाती है, और जो निडल है उस डिस्पोजेबल निडल यूज़ करिए, यानी कि ऐसी निडल यूज़ मत करिए जो बार बार यूज़ की जा रही हैं। ऐसी निडल यूज़ करिए जो नहीं हो, बिल्कुल, ठीक है। और अपने ब्लड अगर आप लेते हो, स्क्रीनिंग ऑफ ब्लड का मतलब है कि अगर आप किसी व्यक्ति का ब्लड ले रहे हो तो उसकी प्रॉपर जांच करिए कि उस कहीं HIV पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड तो नहीं है, जैसे हम ब्लड डोनेट करते हैं या किसी का ब्लड लेते हैं, ठीक है। अब ट्रीटमेंट क्या है? इसके लिए एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी की जाती है, ART जिसको कहते हैं हम, ठीक है। और ज़िडोविडिन हमें दी जाती है, टीनोफोवियर, ये दवाइयाँ हैं। राल्टग्रेवियर, ठीक है, ग्रेवियर, ये दवाइयाँ हैं। और ये मदर से चाइल्ड को अगर हो जाता है तो वहाँ पे भी एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी दी जाती है, बॉटल फीडिंग दी जाती है, मदर का दूध नहीं पिलाया जाता है। तो ये एड्स है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी, इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट आगे बैक्टीरियल और अदर डिजीज़ समझाऊंगी। थैंक यू।